स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th एंड 12th के चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल से और दिमाग से दोनों से पढ़ाते हैं बच्चों। और आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 के लिए मिले हैं बच्चों। लेक्चर नंबर 1 जो कि बहुत बेसिक रहा, जहां पे हम लोगों ने डायमेंशंस निकालना सीखे। और आप सबके मन में एक सवाल जो है वो अभी भी घूम रहा होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस हम लोग क्यों निकालते हैं, उससे क्या फायदा होता है। तो आज आपको आपके आंसर का आज आपको आपके क्वेश्चन का 1/3 आंसर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसकी 3 एप्लीकेशंस पढ़नी है। और उन 3 एप्लीकेशंस में से हम पहली वाली एप्लीकेशन आज पढ़ लेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग दूसरी वाली एप्लीकेशन या शायद तीसरी भी कर ले, देखते हैं। यानी कि 3 एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशंस को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसको 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहला जो हमारा आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर अभी भी डायमेंशंस निकालने नहीं आए हैं तो आपको उस पर और काम करना और प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो ऑब्वियस बात है यार, जब कोई चीज समझ नहीं आएगी तो उसकी एप्लीकेशंस कैसे समझ में आ जाएंगी आपको, ना। वो चीज समझ में आनी चाहिए, उसके बाद एप्लीकेशन समझ में आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली एप्लीकेशन है टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। एक इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा है टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम का मतलब है हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मतलब किलो, अब आप सोच रहे होंगे कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो ऐसा ही कुछ करने वाले, बस तरीका अलग होगा और बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स होंगी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप अभी तक क्या करते थे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, या 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड कर दिया करते थे। सेकंड्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में, लेकिन ये बहुत बेसिक यूनिट्स होती थी। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी यूनिट है तो वहां पे भी हम उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक है टू डिराइव यूनिट्स डायमेंशनली, यानी कि आपको यूनिट्स, आपको फॉर्मूला डिराइव कराना सिखाया जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे थर्ड है, जो फॉर्मूला डिराइव है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस की मदद से हम फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होने वाली है। लेकिन आज हम लोग अपनी पहली प्रॉपर्टी पे आएंगे टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। सबसे पहली बात तो हो सकता है आपके मन में ये वर्ड घूम रहा हो कि डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है। क्या कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअली करेक्ट होगी, नहीं होगी, ये सवाल आपके मन में हो सकता है घूम रहे हो। बट अभी के लिए इस पे रहते हैं 10 मिनट 15 मिनट, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट का क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है कि आपको यहाँ पे शो करना है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, उसको कैसे शो करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि आपको ये एनसीईआरटी का इक्वेशन दे रखा है, आपको बोल रखा है कि चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो क्या करना आपको सबसे पहले LHS क्या है वो लिखना है, विच इज हाफ mv², और फिर आपको LHS के डायमेंशंस निकालने। 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर फ्लो में आएंगे भाई। अब हाफ के जैसा कि आपको पता है डायमेंशन नहीं होता है। मास के लिए वी यूज कैपिटल M एंड वेलोसिटी के लिए वी यूज LT-1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो विच विल गिव mL2 T-2, है ना। अब यही काम हम किसके लिए करेंगे, RHS के लिए। अब RHS में हमारे पास कौन बैठा हुआ है, mgh। अब हम लोग RHS के डायमेंशंस निकालेंगे। तो RHS के डायमेंशन में m के डायमेंशन यानी मास के डायमेंशन आ गए m, g के आ गए हमारे पास LT-2 क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, और हाइट के लिए आ गया l। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली mL2 T-2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास mL2 T-2। अब अगर आप देखें तो हमारे पास डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर आ गए हैं डायमेंशंस ऑफ RHS के। आप देख सकते हैं कि LHS और RHS के डायमेंशंस जो है वो एक दूसरे से बराबर आ गए। अब अगर ये बराबर आ गए हैं तो अब ऐसा कह सकते हैं कि सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब क्या ये एक्चुअली करेक्ट है, तो आंसर है ये हम गारंटी नहीं ले सकते। जैसे कि शायद आपको पता ही हो, पता नहीं पता है कि नहीं पता, कि हाफ mv² का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी।
और mgh का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में हमेशा बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली तो करेक्ट आ गई, यानी LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के बराबर तो आ गए, लेकिन ये इक्वेशन प्रैक्टिकली करेक्ट होगी, फिजिक्स में करेक्ट होगी कि नहीं होगी ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर एक इक्वेशन फिजिक्स में करेक्ट है तो वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट होगी। यानी कोई भी इक्वेशन आप इमेजिन करो अपने मन में जो आपने फिजिक्स में कभी देखी हो, जैसे कि लेट अस सपोज पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी। अब ये इक्वेशन फिजिक्स में करेक्ट होती है, तो अगर आप इसको डायमेंशनली भी चेक करोगे तो ये करेक्ट ही आएगी। अब एक बच्चा कहता है कि अगर एक इक्वेशन करेक्ट आ गई डायमेंशनली तो वो एक्चुअली करेक्ट हो ना हो ये जरूरी नहीं, तो फिर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा उल्टा है कि मान लो एक इक्वेशन आप LHS और RHS के डायमेंशन निकालते हो और वो बराबर नहीं आते हैं, इसका मतलब है वो इक्वेशन सही नहीं है। बराबर आ जाए तो सही है, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर बराबर नहीं आए, LHS और RHS के डायमेंशन अगर इक्वल नहीं आते हैं तो वो इक्वेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैं एक नोट का पॉइंट जरूर लिख देता हूँ, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। ये नोट का पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, नोट का पॉइंट है बस कि इफ एनी इक्वेशन इज dimensionally correct, if any equation is dimensionally correct, then it is not necessary that it is practically correct या physically correct। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, बट अ करेक्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? फिजिकली जो इक्वेशन करेक्ट है, बट अ करेक्ट इक्वेशन विल ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट, विल ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। यानी अगर एक इक्वेशन फिजिक्स में करेक्ट है तो वो डायमेंशनली बराबर आएगी ही आएगी, लेकिन हाँ, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली बराबर आ गई है तो वो फिजिक्स में बराबर आए ये अनिवार्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली इक्वेशन है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, शायद आपने सुना हुआ, ये इक्वेशन हमारे फिजिक्स की मोशन की इक्वेशन है। हमारे पास 9th में इक्वेशंस ऑफ मोशन आई थी 3, पहली आई थी v इज इक्वल टू u प्लस at, शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड आई थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, लेकिन अगेन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मुझे आपको एक और नोट का पॉइंट कराना होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट भी है। चलो सबसे पहले मुझे इतना बताओ कि अगर मैं लेंथ में लेंथ ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर है लेंथ मिलेगा, 2l नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर मैं लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ स्क्वायर है, जैसे मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर स्क्वायर आता है, लेकिन मीटर को मीटर में ऐड करके मीटर ही आएगा, एक लंबाई को दूसरी लंबाई में ऐड करेंगे तो लंबाई ही आएगी, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर मैं लेंथ को लेंथ में से माइनस कर देता हूँ तो मुझे लेंथ ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे लेंथ स्क्वायर मिलेगा, और अगर मैं लेंथ को लेंथ से डिवाइड करता हूँ तो आपको पता है आपको कुछ नहीं मिलेगा, m0 l0 t0 मिलेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि मैं कोई भी यूनिट को किसी भी यूनिट में ऐड करूं तो मुझे सेम यूनिट ही मिलेगी, और ऐसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो सेम यूनिट ही मिलेगी। बट एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में आ गया हूं जहां मुझे लेंथ को ऐड करना पड़ रहा है, मान लो टाइम में, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप लेंथ को टाइम में ऐड कर सकते हो। मैं आपसे बोलूं 10 मीटर की लंबाई में 20 मीटर की लंबाई ऐड करो, आप बोलोगे 30 मीटर, लेकिन मैं बोलूं 10 मीटर की लंबाई में 5 सेकंड ऐड करो तो इट इज इररेलेवेंट। दो अलग अलग यूनिट्स कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं, बट दो अलग अलग यूनिट्स कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा, खासकर इस वाली एप्लीकेशन में। तो अब जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
तो पहले मैं क्या करूंगा, LHS के डायमेंशन निकाल लूंगा। LHS में पहली बात तो बैठा कौन हुआ है, तो आंसर है LHS में बैठा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, L होता है। तो M0 L T0 हमारे पास इसके डायमेंशन आ गए, बिकॉज L है तो MOT नहीं है। अच्छा, ऑल्सो अगर मैं RHS की बात करूं, RHS, तो RHS में कौन बैठा हुआ है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। RHS में कौन बैठा हुआ है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं RHS के डायमेंशंस निकालने जा रहा हूं, तो U के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, LT-1, और टाइम के भी क्या आ जाएंगे, T। U क्या होता था याद करेंगे, वेलोसिटी, टाइम क्या है, T। प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, प्लस के तो कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 और T के लिए भी T स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास T-1 से T कैंसिल हो गया तो L आ गया, और अगर हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे भी L आ गया। इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बिकॉज दोनों तरफ जो डायमेंशंस आए हैं वो सेम आए हैं। प्रॉब्लम कब होती, एक तरफ L बच जाता, एक तरफ T बच जाता। अगर दोनों तरफ T आता तो T प्लस T क्या हो जाता, T। अच्छा, इधर आता LT-1, इधर आता LT-1, तो LT-1 प्लस LT-1 क्या हो जाता, LT-1 हो जाता। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे L प्लस L है तो ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। 2L नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पे आ गया M0 L T0, तो क्या ऐसे लिख दे भाई कि जैसे यहाँ पे भी हमारे पास LHS और RHS के डायमेंशन बराबर आए, तो यहाँ पे भी हमारे पास डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर आ गए हैं डायमेंशंस ऑफ RHS के। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली क्या आई है, करेक्ट, मतलब एक्चुअली करेक्ट। वैसे तो ये एक्चुअली भी करेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली भी करेक्ट होगी, लेकिन हाँ, अगर वो इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है तो ये पक्का है कि वो डायमेंशनली भी क्या होगी, करेक्ट होगी। ये बात हम जानते हैं, डन है। अब इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन और कर लें ताकि थोड़ी सी ग्रिप बन जाए, जैसे कि अगेन हमारे पास v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब LHS यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो LHS हमारे पास है v² माइनस u²। अब मैं LHS के डायमेंशंस लिखने जा रहा हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे v² यानी LT-1, v मतलब फाइनल वेलोसिटी होता था उसका स्क्वायर करना है, माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता था उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब LT-1 का स्क्वायर करेंगे तो L2T-2, और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, बोलो L2T-2, है ना। अब बताओ L2T-2 में से L2T-2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा L2T-2, बोलो। अब यह M है नहीं तो M0 L2T-2 आ जाएगा। अब यहीं से हम लोग काम करें RHS हमारे पास कौन है भाई, 2as। अच्छा, एक बात बताओ, ये इक्वेशन फिजिक्स में तो करेक्ट होती है, तो क्या ये डायमेंशनली भी करेक्ट आएगी, आंसर बिल्कुल आएगी। 2 के कोई डायमेंशन नहीं, a के लिए LT-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L विच इज L² T-2। अब यहाँ पे M है नहीं तो क्या लिख दें बच्चों, M0 L2 T-2। अब बताओ मुझे, क्या ये कहना ठीक होगा कि LHS के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर आ गए हैं किसके, RHS के। अगेन सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, एक्चुअली तो करेक्ट है वो हम जानते हैं, वैसे नहीं पता है, बट ठीक है डायमेंशनली भी करेक्ट आ गई। तो इस प्रकार अब आप अगेन देखो, यहाँ पे फिर से L² T-2 में से L² T-2 माइनस हुआ और वही आ गया, क्योंकि हमेशा ही सेम आएगा। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो प्लस माइनस में तो अलग अलग यूनिट्स आ जाए तो आप समझ जाओ आपने कुछ प्रॉब्लम कर दी, आपने कुछ गलती कर दी है। तो ये हमारी हुई कौन सी एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है जी, एक क्वेश्चन दे दें, करोगे, 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि देखो मैं आप दोबारा बोल रहा हूँ, ये चैप्टर इज जस्ट लाइक ABCD। ये ABCD है भाई साहब। ABCD में जब तक हाथ से खुद नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये मैं ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे ले रहा हूँ, ये PPT का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। चेक करना आपको ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। वर्क अपॉन में टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी। जल्दी से चेक करेंगे, जल्दी से चेक करेंगे। एक
मेरे हिसाब से 1 मिनट बहुत है। जल्दी से रफ में करना है ना, एक पूरा तो सॉल्व करना नहीं है, रफ में करेंगे और चेक करो 1 मिनट में ये सही आ रही है कि नहीं आ रही। रफ में कर लो जल्दी जल्दी से। LHS RHS ऐसे मत करना, रफली कर लो। जल्दी जल्दी, पूरा सॉल्व करने की लोड नहीं है कोई। ठीक है, हो गया। ठीक है जी, डन है। अब मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन डायमेंशनली इनकरेक्ट आई होगी अगर आपने इसको सॉल्व किया है ईमानदारी से। नहीं किया है, आपको टाइम कम पड़ गया है, तो वीडियो को पॉज कर लो और फिर कर लो। ठीक है जी। मेरे हिसाब से LHS की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ गया है वर्क अपॉन में टाइम। अब LHS को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो वर्क मतलब ml2t-2, लास्ट क्लास में हमने किया होगा, और टाइम के लिए t नहीं किया तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो आ गया हमारे पास ml2t-3, ये हमारे पास LHS के डायमेंशन आ गए। अब हम लोग यही काम किसके लिए करेंगे, RHS के लिए। RHS में कौन बैठा है भाई, एक तो बैठा है फोर्स और इनटू में बैठा है कौन, वेलोसिटी, है ना। तो RHS में बैठा हुआ है फोर्स इनटू में वेलोसिटी। अब RHS के हम लोग निकालेंगे डायमेंशंस। तो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं mlt-2 और वेलोसिटी होता है lt-1। तो क्या आ गया, ml2t-3। अब क्या ये हम सॉरी एक गलती हो गई यार, मैं वही कहूँ, बराबर तो नहीं आना चाहिए बिकॉज ये फॉर्मूला गलत है। यहाँ पर टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है, तो ये -4 हो जाएगा जाके, सॉरी वही कहे हम, ये क्या हो रहा है। तो ये भाई बराबर, इसका मतलब ये है कि LHS के जो डायमेंशंस हैं वो RHS के डायमेंशंस के बराबर नहीं आए हैं, आप देख सकते हैं। और अगर LHS और RHS के डायमेंशन बराबर नहीं आए हैं सो दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अब हम यहाँ पे देखो ये नहीं लिख रहे हैं कि डायमेंशनली या कैसे, हम कह रहे हैं इनकरेक्ट ही है, बिकॉज मैंने आपको बताया अगर एक इक्वेशन में LHS और RHS के डायमेंशन बराबर नहीं है तो वो किसी भी हाल में प्रैक्टिकली, फिजिकली, थ्योरेटिकली करेक्ट हो ही नहीं सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इसकी एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है। हम ये चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत तो नहीं, सही है कि नहीं है देखा जाए तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन अगर डायमेंशन बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये गलत है। डायमेंशन बराबर आ रहे हैं तो शायद सही हो सकती है, समझ रहे, तो वाली बात है। ठीक है जी, तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। इसके ऊपर मैं अगर आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे दूं, ये 2 होमवर्क में दे देते हैं क्वेश्चन। पहला, ये तो v = u + at है, ये करेक्ट आनी चाहिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये तो आनी चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन एक्चुअली में भी करेक्ट होती है। और दूसरा ले लेते हैं, फोर्स अपॉन में लेंथ = एक्सेलरेशन अपॉन में डेंसिटी। ये इनकरेक्ट आनी चाहिए, ये इनकरेक्ट आनी चाहिए आपके, बट स्टिल आप एक बार करेंगे, ये होमवर्क है। और ये स्लाइड आपको पीपीटी में नहीं मिलेगी, तो अगर आपको लगता है कि इस वाली स्लाइड से कुछ भी आपको नोट करना है, चाहे वो होमवर्क हो चाहे वो एक क्वेश्चन हो, कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ये स्लाइड भी गायब हो जाएगी। ओके बच्चों, डन है बच्चों, वीडियो पॉज वगैरह करके बैक वगैरह करके कर लेना, डन है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास एक टॉपिक आता है जो कहीं ना कहीं फर्स्ट एप्लीकेशन से जुड़ा सा हुआ है, और वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्यों बोलते हैं बताऊंगा अभी, लेकिन आप बस इतना समझो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहीं ना कहीं फर्स्ट एप्लीकेशन से काइंड ऑफ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं।
ऑल्दो बीच अभी हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड बाकी है, थर्ड बाकी है, वो आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम रुक गए हैं और हम एक नया प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं जो कि फर्स्ट वाली एप्लीकेशन से थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कनेक्टेड है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, एवरी टर्म in an equation must have every term in an equation must have same dimensional formula। ऑब्वियस सी बात है, हम एक ऐसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो कि करेक्ट है। कह रहे हैं अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, हर एक टर्म के डायमेंशंस बराबर होंगे ही होंगे, हर एक टर्म के डायमेंशंस बराबर होंगे ही होंगे। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप मुझे इतना बताओ, ये तो बात की बात है, a प्लस बी बाई टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो इस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स आपको दिख रही हैं। इस इक्वेशन के अंदर आपको कितनी टर्म्स दिख रही हैं, कितनी टर्म्स इस इक्वेशन के अंदर हैं, जल्दी बताओ। a प्लस बी बाई टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? तो कभी कभार बच्चे ऐसे गिनते हैं कि a है, b है, t है, मतलब 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 4 टर्म्स हैं, है ना? पता होगा बहुतों को, टर्म का मतलब होता है एक यूनिट। जैसे अब a एक यूनिट है, b बाई टी को एक यूनिट माना जाता है, सी स्क्वायर को एक यूनिट माना जाएगा और एक्स वाई को एक। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। पहली बात तो टर्म्स कैसे डिसाइड होती हैं? टर्म्स डिसाइड होती हैं अगर प्लस माइनस लगा हुआ है बीच में या इक्वल का साइन लगा हुआ है तो वो एक टर्म बन जाती है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाली क्वांटिटीज मिलके एक टर्म बनाती हैं। आई होप आपको पता हो। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर एक इक्वेशन है हमारे पास, जो कि ऑब्वियस सी बात है करेक्ट है, तो उसमें हर एक टर्म, ईच एंड एवरी टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। पहले प्रिंसिपल को छोड़ो, कॉमन सेंस पे बात करते हैं। अगर a b बाई टी में ऐड हो रहा है, तो हम ये पढ़ा चुके हैं आपको कि अगर a b बाई टी में ऐड हो रहा है, कोई भी दो क्वांटिटी सिर्फ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशंस करेक्ट हो, मतलब इक्वल हो। अगर उनके डायमेंशंस ही बराबर नहीं है तो आप समझ सकते हैं उनको हम ऐड ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है फिर उन्हें ऐड करना। यानी कि हमने कुछ गलती, ऐसा सिचुएशन आ ही नहीं सकती यार, मैंने आपको बताया अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपने कुछ गलती की है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये a और b बाई टी ऐड हो रहे हैं तो a के जो डायमेंशंस होंगे वो b बाई टी के डायमेंशंस के बराबर होंगे। अब आप किसी मैथ्स वाले को यहाँ ले आओ अभी इस वक्त, या किसी मैथ्स के टीचर को ये वीडियो दिखा दो, या जिसने फिजिक्स ना पढ़ रखी हो, या अपने दोस्तों को जो कॉमर्स साइड के हैं उनको ये दिखा दो, वो कहेंगे क्या पागल हो गया तुम, a b बाई टी के बराबर थोड़ी है। तो हाँ, b बाई टी, पहली बात तो उनको पता ही नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट का फिजिक्स में मतलब डायमेंशंस है। हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि a b बाई टी के बराबर है, हमने लिखा हुआ है कि a के जो डायमेंशंस हैं वो b बाई टी के डायमेंशंस के बराबर है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a के जो डायमेंशंस हैं वो b बाई टी के डायमेंशंस के बराबर है, हमने ये लिखा हुआ है। a b बाई टी के बराबर नहीं है, a के डायमेंशंस b बाई टी के बराबर है, हमने ये लिखा हुआ है। पहली बात, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर a के डायमेंशंस b बाई टी के बराबर है तो आप अकल लगा सकते हैं कि वही डायमेंशन c स्क्वायर के बराबर भी होंगे और वही डायमेंशन x और y के बराबर भी होंगे। ऑब्वियस बात है, c स्क्वायर को अगर हम माइनस कर रहे हैं x में से तो इसके डायमेंशन भी इसके बराबर होंगे और LHS के और RHS के तो बराबर होंगे, बिकॉज ये इक्वेशन करेक्ट है। यानी हर एक टर्म के डायमेंशंस आपस में बराबर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर सवाल कैसे आते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, आओ जी। क्वेश्चन आया, गिव द डायमेंशंस ऑफ x
एंड वाई, आपको एक्स और वाई के क्या निकालने हैं, डायमेंशंस। बस क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है कि फोर्स अपॉन में एक्स प्लस प्रेशर इज इक्वल टू मास इनटू में वाई। ठीक है जी, आपको ये क्वेश्चन दे दिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको ये भी बोलते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एक्स एंड वाई निकालो और एक्स और वाई को आइडेंटिफाई भी करो। मतलब एक्स और वाई के डायमेंशंस भी निकालो और एक्स और वाई को आइडेंटिफाई भी करो। वो कैसे होता है, वो हम क्या करते हैं जब हम इसके डायमेंशन निकाल लेंगे। अब अगर इसके डायमेंशन हमारे किसी क्वांटिटी के बराबर आ रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स के डायमेंशन निकाले और वो mlt-2 आ गए, मतलब फोर्स के बराबर आ गया, तो मतलब वो फोर्स है। मान लो ml2t-2 आ गए, मतलब वो एनर्जी के बराबर है, तो वो एनर्जी है। मान लो वो सिर्फ t के बराबर आए, तो मतलब वो टाइम है। मान लो वो सिर्फ l के बराबर आए, मतलब वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो मतलब वो ऐसे भी होता है। लेकिन अभी फिलहाल हमसे एक्स और वाई आइडेंटिफाई करने को नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है एक्स और वाई के डायमेंशंस निकालो। तो ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या ऐसा कहना ठीक है बच्चों कि जो फोर्स अपॉन एक्स के डायमेंशंस हैं इनको बराबर होना ही होगा प्रेशर के डायमेंशंस के, बिकॉज इनमें हम इसको ऐड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम फोर्स अपॉन में एक्स को प्रेशर में ऐड कर रहे हैं तो उनके डायमेंशंस को बराबर होना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके डायमेंशन बराबर ना हो, अदरवाइज तो ये ऐड ना हो रहे होते। ये वाली बात ध्यान सुनिए। अब फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, mlt-2 और x के डायमेंशन हमें निकालने हैं। प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, ml-1t-2। अब यहां से अगर मैं x के डायमेंशन निकालना चाहता हूं तो क्या आ जाएंगे बच्चों, ml-t-2 अपॉन में ml-1t-2। बाकी सब तो कैंसिल हो गया, लेकिन l ऊपर चला जाएगा और वो l स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, l स्क्वायर। अब मैं l स्क्वायर को लिख सकता हूं कि जो x के डायमेंशन आ गए वो आ गए m0 l स्क्वायर t0। अब अल्टीमेटली वैसे तो ये एरिया होता है, l स्क्वायर किसके डायमेंशन होते हैं, एरिया के, बट ठीक है अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, अभी हमसे पूछा भी नहीं है। तो ये तो हमने किसके डायमेंशन निकाल दिए बच्चों, x के। अब ऐसे ही हम लोग y के निकालेंगे। सिमिलरली हम प्रेशर को मास इनटू y के बराबर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगेन हर एक के बराबर होते हैं डायमेंशन। तो प्रेशर के डायमेंशंस को हम लोग बराबर रख सकते हैं मास अपॉन में y के डायमेंशन के। अब प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, ml-1t-2। मास के लिए वे यूज m, सो y के डायमेंशन क्या आ गए, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो y के डायमेंशन आ गए y के डायमेंशन आ गए l-t2, सब पॉजिटिव हो गया ना। अब देखा जाए तो l-t2 यानी कि लेंथ इंटू में टाइम का स्क्वायर, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है कुछ, तो ये कुछ भी नहीं है। तो सवाल तभी पूछेंगे आपसे जब वो कोई ना कोई चीज बन रही होगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास m0 l-t2। अगर ये माइनस में आ जाता t तो हाँ फिर ये एक्सेलरेशन हो जाता, बट अभी फिलहाल ये तो l-t2 आया है। डन है, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। मान लो ऐसा करते हैं, अगेन एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि वर्क इनटू में मास प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, y का अंडर रूट अपॉन में टाइम। बहुत ही मतलब प्यारा, तो खैर क्या ही आसानी है। वर्क इनटू में मास है ये, अगर ना दिख रहा हो तो ये इसको चाहे पूरा लिख देता हूं मैं, वर्क इनटू में मास, ठीक है जी। तो इसके डायमेंशन निकालने, अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है। और इस बार मैं आपको पूरे के पूरे क्या दे दूं, 1.5 मिनट दे देते हैं। अगेन आप, मुझे पता है 1.5 मिनट पूरा सॉल्व करने के लिए कम है, लेकिन आप उसको रफली तो कर ही सकते हो यार 1.5 मिनट में।
रफली तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी करो, रफली कर लो खटाक से। ये आई होप पता होना चाहिए आपको कि x का जो स्क्वायर है वो उधर जाके क्या हो जाएगा और अगेन y जो है उधर जाके क्या होगा, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो फिर तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ना। जिसको टाइम कम पड़ता हो वो वीडियो को पॉज कर ले, लेकिन एक टाइम देना इसलिए जरूरी ताकि एक फील आए। डन, ठीक है, हो गया होगा। चलिए अगेन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो वर्क इनटू में मास है इसके जो भी डायमेंशंस आएंगे वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर आएंगे। अब वर्क के डायमेंशन के लिए वी यूज ml2t-2 एंड मास के लिए वी यूज m। यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया m स्क्वायर l स्क्वायर t-2 और ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर तो जाके अंडर रूट कर लो या ऐसे कर लो, ये mlt-1 का स्क्वायर आ गया, कैसे मर्जी बात कर लो आप, है ना। और ये x का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x के डायमेंशन क्या आ गए, mlt-1। शायद आपको पता हो mlt-1 क्या होता है, mlt-1 होता है मोमेंटम, है ना। इसका मतलब x जो है वो बेसिकली मोमेंटम है। चलो वो अलग बात है, नहीं पता है तो। अब हम y के लिए कैसे काम करेंगे, तो भाई ऑल्सो जो वर्क और मास के डायमेंशंस हैं वो बराबर आ जाएंगे अंडर रूट वाई बाय टाइम के डायमेंशन के। अब हम लोग इस पूरे के यानी वर्क इंटू में मास के डायमेंशन निकाल चुके हैं, विच इज m स्क्वायर l स्क्वायर t-2, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं m स्क्वायर l स्क्वायर t-2 और यहाँ पे अंडर रूट वाई है और यहाँ पे एक t है। अब t जो है वो उधर चला जाएगा, t के लिए वी यूज कैपिटल T, सॉरी, है ना, सिंबल इज स्मॉल t बट डायमेंशन इज कैपिटल T। तो हमारे पास रूट y के जो डायमेंशंस आ जाएंगे वो आ जाएंगे m स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -3 आएगा, क्या आएगा, नहीं 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 1 है ना, तो -1 आ जाएगा, ठीक है जी, -1 आ जाएगा। अब अगर मैं ये y को उधर ले जाऊंगा तो ये अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो m की पावर 4 l की पावर 4 और t की पावर -2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास y के डायमेंशन भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी हुई पहली एप्लीकेशन जिसमें हमने चेक किया वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यानी कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है पर वो एक्चुअली करेक्ट हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो एक्चुअली करेक्ट है तो ये पक्का है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, और अगर वो इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगी, ठीक है जी। तो ये पहली एप्लीकेशन हुई। दूसरी एप्लीकेशन आज हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खत्म नहीं होगी, तो हम एक दिन में एक ही एप्लीकेशन पे काम करेंगे, चाहे भले ही वीडियो थोड़ी छोटी बने, बिकॉज एक दिन एक एप्लीकेशन फिर उसके ऊपर काम, फिर एक दिन एक एप्लीकेशन फिर उसके ऊपर काम। अभी फिलहाल हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा, और जो क्वेश्चन देता हूँ साथ में प्लीज़ उन्हें करें, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको मुझे दोनों को मजा आएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में सेकंड एप्लीकेशन के लिए। क्या है सेकंड एप्लीकेशन बताओ, कि भैया हमें कन्वर्जन करनी हो यूनिट्स की, मजा आ जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स को भी हम बहुत इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे, एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में सेकंड एप्लीकेशंस के साथ।
एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।